हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त हिरालाल जाट। आज हम इस वीडियो के अंदर रिजल्ट 2021-22 से संबंधित चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, साला दर्पण पर रिजल्ट मॉड्यूल अपडेट हो चुका है। उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट जरूर करें। बिना किसी फॉर्मेलिटी के आपको टॉपिक पे लिए चलता हूं। जैसे ही आप अपने साधारण दर्पण पर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। इस पर जो चौथा टैब है स्माइल 3.0, इस मॉड्यूल को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर ये आज नया टैब जारी हुआ है, जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 2021-22। ये नया टैब इस सालाना दर्पण पर दे दिया है, जिसके माध्यम से इस सत्र की आपके मार्कशीट और ग्रीन शीट इसी से जनरेट होगी। मार्कशीट और ग्रीन शीट को जनरेट करने से पूर्व आप अपने विद्यालय के लॉगिन आईडी से या फिर स्टाफ कॉर्नर का जो स्टाफ विंडो है उस विंडो से सभी कक्षाओं के विषयवार अंकों को इस साला दर्पण पर अपलोड करने हैं आपको पहले। वैसे आप सभी जानते हैं कि स्टाफ कॉर्नर पर स्माइल 3 नाम का जो टैब है, इसके अंदर स्माइल असेसमेंट लिखा है। इसके अंतर्गत कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा के सभी विषयों के और सभी विद्यार्थियों के अंकों को फिल करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर, जिसके अंतर्गत क्लास, सेक्शन और एग्जाम असेसमेंट सेलेक्ट करके शो करके आगे वो अंकों को फिल करेगा। ये सब आप भलीभांति जानते हैं। इसके अलावा साला दर्पण का जो स्कूल लॉगिन है उस पर भी जो स्माइल 3 है, इसके अंदर स्माइल असेसमेंट 2021-22 ये ऑप्शन दे रखा है, जिसके अंदर भी आप संपूर्ण विद्यालय का रिजल्ट और उसके अंकों को फीडिंग कर सकते हैं। अंकों को फीडिंग करने के लिए सबसे पहले क्लास, सेक्शन, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद इसको एनुअल एग्जाम के रूप में सेलेक्ट करके फिर शो कर लेवें। जैसे ही शो करोगे यहाँ पर अंकों को फीडिंग करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। अंकों को फिल करने के बाद यहाँ से ऑल पर आप सेव कर दीजिए, सभी बच्चों के डाटा यहाँ सेव हो जाएंगे। जिस क्लास की भी आपको ग्रीन शीट और मार्कशीट जनरेट करनी है तो पहले आप इंश्योर हो जाए कि आपने प्रथम द्वितीय टेस्ट दोनों टेस्ट, उसके बाद हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के अंक 20 साला दर्पण पर आपने फीड कर दिए हैं, तब ही आप मार्कशीट और ग्रीन शीट जारी कर पाएंगे। अंकों को फिल करते समय आपको एक बात की सावधानी रखनी है कि एब्सेंट अगर कोई विद्यार्थी है तो उसको -1 अंक शो करें, और अगर मेडिकल बेस पर है वो विद्यार्थी तो आप -2 इस पर प्रविष्ट करें। इसके अलावा बाकी के अंक आपके जो विषय अध्यापक ने आपको लिस्ट दी है उसके अकॉर्डिंग साला दर्पण पर आपको प्रविष्ट करने हैं, फिल करने हैं। ग्रीन शीट और मार्कशीट इनको देखने से पहले हम एक बार आज निदेशालय बीकानेर की तरफ से कुछ रूल्स और नियम 2021-22 के रिजल्ट के तहत जारी हुए हैं वो देख लेते हैं। निदेशालय बीकानेर द्वारा आज जारी 2021-22 के लिए जो कक्षा क्रमोत्ती नियम है वो इस प्रकार से है। उत्तीर्णता का नियम, इसके अंदर आप इंश्योर हो ले के क्या करना है, विद्यार्थी को उनकी 2 सामयिक फर्क यानी प्रथम और द्वितीय टेस्ट, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के योग को मिलाकर या फिर उसमें से एक सामयिक परख और अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों को योग को मिलाकर नियम अनुसार उत्तीर्ण किया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि एक टेस्ट, एक अर्धवार्षिक और एक वार्षिक उस विद्यार्थी द्वारा दी गई होनी चाहिए, तभी वो विद्यार्थी उत्तीर्ण होगा। ये नियम है, पहला नियम। और कक्षा 9 और कक्षा 11 में वही विद्यार्थी कक्षाोन्नति या उत्तीर्ण माना जाएगा जिसने प्रत्येक विषय में पूर्णांक के न्यूनतम 36% अंक प्राप्त किए हैं। अर्थात अगर पूर्णांक 200 हैं तो उसको 72 अंक और अगर 100 है तो उसको 36 अंक प्राप्त करने हैं, तभी वो उत्तीर्ण माना जाएगा। इसके अलावा एक विशेष नियम आप और समझ लें कि वार्षिक परीक्षा के अंदर उस विद्यार्थी को उस विषय के अंदर 20% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, नहीं तो वो फेल माना जाएगा। यानी अगर 100 अंकों की वार्षिक परीक्षा है तो उसको 20 अंक लाने अनिवार्य है, तब ही उसको सप्लीमेंट्री या ग्रेस देकर पास किया जा सकता है या वो पूर्ण रूप से उत्तीर्ण माना जाएगा अगर 36% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो। इसका दूसरा नियम ये कह रहा है कि जिन विषयों में सैद्धांतिक व प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं उनमें अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी प्रायोगिक परीक्षा में भी उसको पास होना है और सैद्धांतिक परीक्षा में भी पास होना है। और एक विशेष बात, प्रायोगिक परीक्षा के अंदर कोई प्रकार का कर्पांक यानी ग्रेस नहीं दिया जाएगा।
जो ग्रेस का देने का अर्थ है वो आपको सैद्धांतिक यानी थ्योरी एग्जाम के अंदर ही दिया जाएगा, प्रैक्टिकल में दे नहीं है। अगला बिंदु, दोनों परखों का योग यानी दोनों टेस्ट अर्धवार्षिक और वार्षिक के प्राप्तांकों का योग यदि भिन्न में हो तो उन्हें अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर दे, यानी उसको आप राउंड अप करना है। चौथा नियम ये कहता है, यदि कोई विद्यार्थी सत्र के बीच में किसी ऐसे विद्यालय से आकर प्रवेश लेता है जहां सामयिक परख यानी टेस्ट नहीं होता है, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए विद्यालय स्तर पर समिति बनाकर एक लिखित सामयिक परख आयोजित कर एक परख यानी आपको दो में से कम एक परख तो लेना ही है, उसके बाद अर्धवार्षिक और वार्षिक मिलाकर उनके अंकों के आधार पर उसके परिणाम को घोषित करना है। ये नियम नंबर 4 है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर 5 ये कहता है कि अंतिम परीक्षा परिणाम उन्हीं विद्यार्थियों का घोषित होगा जिन्होंने कम से कम एक सामयिक परख यानी एक टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा दी हो। कुल मिला के बात ये स्पष्ट है कि एक टेस्ट होना जरूरी है और आपको अर्धवार्षिक और वार्षिक में से दोनों या तो हो या फिर अर्धवार्षिक अगर नहीं भी दी है लेकिन उसको वार्षिक परीक्षा तो 100% देनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं अतिरिक्त विषयों की, यथा कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, जीवन कौशल इत्यादि जितने भी विषय हैं उसमें कुल 100 अंकों में से प्राप्तांकों के आधार पर उनको A+ से लगाकर D ग्रेड तक देनी है। यदि कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में इन विषयों में अनुपस्थित हो, यानी आप जो अतिरिक्त विषय है उसके अंदर अगर वो वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है तो उसको D ग्रेड मानकर उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। ये आप इस चीज़ को इंश्योर कर ले। बाकी के जो विषय हैं उसके अंदर उसको वार्षिक परीक्षा के अंदर सम्मिलित होना अनिवार्य है। अब नियम नंबर 7 क्या कहता है, राज्य सरकार द्वारा नव क्रमोन्नत विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा की मूल परीक्षा पूर्व परीक्षा का परिणाम विलंब से घोषित होने के कारण विद्यार्थी को नियमानुसार प्रवेश लेने से पूर्व जो परख व परीक्षा हो चुकी है तो उन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शेष रही परीक्षाओं के पूर्णांकों के योग के आधार पर घोषित किया जाएगा। यानी अर्धवार्षिक और वार्षिक 2 परीक्षा है तो इनके अंकों के आधार पर उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। नियम नंबर 8 कह रहा है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भारत सरकार से कक्षा 10 उत्तीर्ण कर विलंब से प्रवेश लेने वाले जो विद्यार्थी है वो टेस्ट नहीं दे पाए हैं, ऐसे विद्यार्थियों के अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व अगर जो भी परीक्षाएं हो चुकी है तो उनका जो परिणाम कैसे घोषित करेगा आप, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के पूर्णांकों के आधार पर उनके परीक्षा परिणाम को घोषित किया जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो है रुग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, यानी मेडिकल बेस पर किस प्रकार से विद्यार्थी को छूट मिल सकती है। इसके अंदर नियम नंबर 1 कह रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी यानी जो कक्षा 9 और 11, इसका मतलब ये हुआ कि कक्षा 1 से 8 तक किसी प्रकार का मेडिकल वगैरह नहीं है, ये 9 और उसके ऊपर की कक्षा के लिए हैं। तो कक्षा 9 व 11 में अपनी रुग्णता के कारण किसी सामयिक परख यानी टेस्ट अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में वो नहीं रहा है तो उक्त परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से 1 सप्ताह की समय अवधि में रुग्णता प्रमाण पत्र यानी मेडिकल सर्टिफिकेट देकर वो प्रस्तुत करे तो मेडिकल बेस के आधार पर उसको परिणाम के अंदर शीतलता प्राप्त होगी। और नियम नंबर 2 ये कह रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी अंतिम वार्षिक परीक्षा में स्वास्थ्य कारणों से सम्मिलित न हो पाता हो यानी मेडिकल बेस पर वो अब्सेंट रहता है तो उक्त परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से 1 सप्ताह की समय अवधि में वो रुग्णता प्रमाण पत्र यानी मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तो उसे वापस पुनः परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। अर्थात वार्षिक परीक्षा तो देनी ही है, तब जाके विद्यार्थी अगली कक्षा के अंदर कर्मोन्नत होगा। कक्षा 9 और 11 के लिए है ये। अब हम देख लेते हैं कर्पांक यानी ग्रेस का क्या नियम है। कर्पांक यानी ग्रेस के लिए विद्यार्थी का आचरण एवं व्यवहार उस सत्र में उत्तम होना आवश्यक है। अधिकतम 2 विषयों में कर्पांक दिए जा सकते हैं और उसका नियम ये कहता है कक्षा 9 और 11 के लिए कि यदि कोई विद्यार्थी एक विषय में असफल होता है यानी वो 36% अंक प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस विषय के पूर्णांक के अधिकतम 5% कर्पांक यानी अगर 100 अंकों की परीक्षा है तो 5 और 200 अंकों की परीक्षा है तो 10 अंक उसको ग्रेस के रूप में दिए जा सकते हैं।
और यदि विद्यार्थी 2 विषयों में असफल है तो इस आधार पर विद्यार्थी को 2-2% यानी 100 में से 2-2 अंक दोनों विषयों में, और अगर 200 अंकों की है तो 4-4 अंक हो गए कर्पांक के रूप में, ये दिए जाएंगे। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि एक विषय है तो 5% कर्पांक, और अगर 2 विषय है तो 2-2 दोनों विषय को मिलाकर 4% कर्पांक दिए जाएंगे। ये स्पष्ट है, क्लियर है। और तीसरा, अगर मेडिकल बेस पर अगर छूट ली है विद्यार्थी ने तो उसको किसी प्रकार का कर्पांक यानी ग्रेस दे नहीं होगा, ये ध्यान रहे। अगर मेडिकल बेस पर छूट ले ली है तो उसको ग्रेस दे नहीं होगा, दोनों में से एक चीज मिलेगी, दोनों नहीं मिल सकती। उस विषय में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी को अन्य विषयों में कर्पांक प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अब देख लेते हैं विद्यार्थी का श्रेणी निर्धारण कैसे होगा, अर्थात डिवीजन किस प्रकार से बनेगा। फर्स्ट डिवीजन यानी 60% या इससे अधिक प्राप्त अंक है तो प्रथम श्रेणी, 48 या 48 से अधिक और 60 से कम अंक प्राप्त किए हैं तो द्वितीय श्रेणी, और 36% या उससे अधिक तथा 48% से कम अंक प्राप्त किए हैं तो तृतीय श्रेणी प्राप्त होगी। और एक विशेष बात, अगर विद्यार्थी किसी विषय में 75% अंक प्राप्त करता है तो उसको उस विषय में विशेष योग्यता दी जाएगी, इसलिए उसके लिए डी अंकित होगा यानी डिस्टिंक्शन मार्क। एक विशेष, अगर कोई विद्यार्थी चिकित्सा प्रमाण पत्र अगर किसी सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्राप्त करता है तो इसके फलस्वरूप किसी सामयिक परख या अर्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है तो उसका श्रेणी स्थान निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा। ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा है कि विद्यार्थी जिन परीक्षाओं में सम्मिलित होता है उनके पूर्णांकों के आधार पर प्राप्तांकों के प्रतिशत के अनुसार श्रेणी निर्धारित होगी। अगर एक टेस्ट में सम्मिलित नहीं होता है तो वो 20 अंक बाहर निकल जाएंगे, यानी अब 180 अंक ही बचेंगे। अगर 2 टेस्ट में सम्मिलित नहीं हुआ तो 20 और 20 40 अंक बाहर निकल जाएंगे, तो फिर 200 में से 40 गए, पीछे बचे 160 अंकों के आधार पर होगा। अगर वो अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर सम्मिलित नहीं हो पाया है तो अर्धवार्षिक परीक्षा के 60 अंक वो बाहर निकल जाएंगे, यानी इट मीन्स उस बच्चे के 140 अंकों के आधार पर उसकी श्रेणी और उसका डिवीजन और उसका क्लास में स्थान तय होगा। लेकिन वो वार्षिक परीक्षा में इस प्रकार से सर्टिफिकेट देता है तो उसको री एग्जाम देना पड़ेगा। श्रेणी का जो निर्धारण है उसके अंदर कर्पांक रहित प्राप्तांकों के वृद्ध योग के आधार पर होगा, यानी वूल योग किसका होगा, जिसके अंदर आपको ये कर्पांक यानी ग्रेस नहीं जोड़ना है। तो उसने बच्चे ने सब्जेक्ट के अंदर अंक प्राप्त किए हैं उसके आधार पर उसकी श्रेणी निर्धारित होगी। अर्थात श्रेणी निर्धारित करते समय कर्पांक नहीं जोड़े जाएंगे। अगला नियम कह रहा है कि पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी को दी जाने वाली अंक तालिका में मुख्य परीक्षा में अर्जित किए गए अंकों के साथ पूरक विषय के अंदर जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो अंकित कर श्रेणी देते हुए नई अंक तालिका उसको जारी करनी है। अब हम इसका अंतिम टॉपिक देख लेते हैं जिसके अंदर है पूरक परीक्षा नियम। अब ये सप्लीमेंट्री का क्या नियम है और किस आधार पर विद्यार्थी को सप्लीमेंट्री दी जा सकती है। कक्षा 1 से 8 तक ये कोई प्रावधान नहीं है कि बच्चे को सप्लीमेंट्री दी जाए। ये नियम कक्षा 9 और 11 की लोकल एग्जाम के लिए है और वो इस प्रकार से है कि पूरक परीक्षा में अधिकतम किन्हीं 2 विषयों में दी जा सकेगी। अगर 2 से अधिक विषयों में बच्चा फेल है यानी 25% से अंक कम प्राप्त है तो फिर वो फेल माना जाएगा। ये 25% से अधिक अंक तो लाना ही है विषय के अंदर और उसके बाद वो 36 अंक प्राप्त नहीं कर पाता है, 25 से 36 के बीच के अंकों के मध्य 2 विषयों के अंदर अंक हैं तो उसको सप्लीमेंट्री दी जा सकती है, और 2 से अधिक है तो फिर वो अनुत्तीर्ण यानी फेल माना जाएगा। ये स्पष्ट है। ये नियम ये कह रहा है कि प्रथम परख से वार्षिक परीक्षा तक के पूर्णांकों का 25% आपको अंक प्राप्त करने आवश्यक है, तब ही सप्लीमेंट्री आपको दी जा सकती है। अगर आपके जैसे 200 में से 25% होते हैं 50 अंक और 50 से कम अंक प्राप्त किए हैं तो आप वैसे ही उस विषय के अंदर फेल हो गए, आपको किसी प्रकार की पूरक यानी सप्लीमेंट्री नहीं दी जा सकती।
अब आप देखिए कि इसका परीक्षा का आयोजन कब करना है। शिविरा पंचांग के अनुसार निर्धारित तिथि में ही इसको आयोजित करना है और इसके जो पूर्णांक होंगे वो किस प्रकार से होंगे। वार्षिक परीक्षा के जो पूर्णांक है यानी 100 अंक इस पूर्व परीक्षा के लिए निर्धारित होते हैं। प्रत्येक विषय का परीक्षा परिणाम वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के अनुरूप ही होगा तथा प्रश्न पत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम को समावेश किया जाएगा। ये क्लियर है। और परीक्षा की उत्तीर्णता किस प्रकार से रहेगी। वही विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जिसने पूरक परीक्षा के प्रत्येक विषय या विषयों यानी 2 विषयों में 36% अंक अलग अलग प्राप्त करता है। यानी दोनों विषय में उसको 36% अंक तो लाने ही है। ऐसा नहीं है कि एक में 50% लेके आ गया और दूसरा में उसने 30% लिया तो वो अनुत्तीर्ण हो जाएगा। यानी उसको दोनों विषय में 36% अंक लाना अनिवार्य है तो ही वो पूरक परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण माना जाएगा। और इसके अलावा पूरक परीक्षा में किसी प्रकार के कर्पांक यानी ग्रेस देय नहीं होगा। ये भी क्लियर है। और परीक्षा परिणाम शिविरा पंचांग में निर्दिष्ट यानी तय दिनांक पर पूरक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। ये कुछ नियम थे जो आज 4 मई 2022 को निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी हुए हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं और आप इन नियमों के आधार पर ही इसके रिजल्ट को घोषित करें, चाहे सरकारी विद्यालय हो चाहे निजी विद्यालय हो और चाहे वो संस्कृत विद्यालय हो। अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो 3 टैब है इसके अंदर जो आज जारी हुआ नया टैब जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट वो क्या है। इस टैब को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन खुलेंगे। इसके अंदर सेशन होगा 2021-22। ये तो वैसे ही लॉक है, इसमें कुछ नहीं करना है। क्लास, इसके अंदर आप क्लास चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप सेक्शन भरिए और शो स्टूडेंट पे आप क्लिक करिए। यहाँ पर आपको आपके विद्यालय के जो स्टूडेंट है वो नज़र आ जाएंगे। अगर स्टेटस देखना है तो जनरेट रिजल्ट शीट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पहले तो आएगा नॉट वेरीफाई, क्योंकि उसको बाद में हमें वेरीफाई करना है। अभी आप रिजल्ट भरने के बाद पूरा आश्वस्त होने के बाद ही उसको वेरीफाई करना है, क्योंकि एक बार अगर ये रिजल्ट लॉक हो जाता है तो फिर ये विद्यालय स्तर पर वापस अनलॉक नहीं हो सकता। इसका टैब आपको CBO लॉगिन पर मिलेगा, इसलिए आप सावधानी से रिजल्ट भरने के बाद फिर उसको वेरीफाई करना है, लॉक करना है। जैसे ही आप जनरेट रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्रोसेस होने के बाद ये आएगा ड्राफ्ट। तो यहाँ पर ये आएगा रिजल्ट जनरेट सक्सेसफुली, तो आप इसको क्लोज कर लीजिए। और यहाँ पर ये जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये जैसे मैं इस पर क्लिक किया यहाँ पर ये ड्राफ्ट लिखा आएगा। इस ड्राफ्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस होने के बाद इस प्रकार से एक मार्कशीट आपके सामने शो हो जाएगी। मार्कशीट इस प्रकार की होगी, आप देख सकते हैं। इसके अंदर जैसे आप अंक फिल करेंगे तो यहाँ टोटली अंक दिखाएंगे। जब तक आप एनुअल एग्ज़ाम के अंक फिल नहीं करेंगे तब तक कोई भी अंक यहाँ शो नहीं होगा। आपकी एनुअल एग्ज़ाम की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी तो फिर ये मार्कशीट जनरेट होगी और ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा और पूरा लिखा हुआ है कि किसके लिए क्या है। आप देख सकते हैं इस प्रकार की मार्कशीट आपको अवेलेबल होगी। और ये कब होगी? जब आप एनुअल एग्ज़ाम के सारे अंक फिल कर देंगे और उसके पहले के आप प्रथम द्वितीय टेस्ट और अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्ज़ाम के अंक फिल कर देंगे, अब जाकर ये मार्कशीट और ग्रीन शीट जनरेट होगी। अब आपको ग्रीन शीट भी दिखा देते हैं। इसको क्लोज करते हैं और वापस बैक चलते हैं। जैसे ही हम वापस बैक आएंगे क्लास भरेंगे, क्लास फिल किया 9th, उसके बाद ए सेक्शन फिल किया। अब यहाँ 100 स्टूडेंट की जगह आप क्या करोगे? 100 ग्रीन शीट। जैसे ही आप 100 ग्रीन शीट पे जाएंगे तो आपके सामने प्रोसेस होने के बाद ये ग्रीन शीट आपके सामने शो हो गई हैं। इस ग्रीन शीट के अंदर आपने जो पहले अंक फिल किए हैं वो आपको अंक दिखा रहा है, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली। अब जब आप एनुअल एग्ज़ाम के अंक फिल कर दोगे तो ये ग्रीन शीट ओके हो जाएगी और ये ग्रीन शीट ओके होने के बाद ही आपकी मार्कशीट जनरेट होगी। ये ध्यान रहे। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि आप अगर फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम, इन सारे एग्ज़ाम के अंक और सारे सब्जेक्ट के अंक फिल कर देंगे। सारे अंक फिल करने के बाद जब आप ग्रीन शीट जारी कर लेंगे तो ग्रीन शीट जारी होने के बाद ही आपकी मार्कशीट जनरेट होगी और मार्कशीट के अंदर अंक शो होंगे। ये क्लियर हो जाए आप। जब तक आप
एनुअल एग्ज़ाम के अंक फिल नहीं करते थे तब तक आपकी मार्कशीट शो नहीं होगी। ये आप आश्वस्त हो जाए कि आपको ये जनरेट करने के लिए आपको एनुअल एग्ज़ाम की एंट्री तो निश्चित तौर पे करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको मार्कशीट प्राप्त होगी। अभी तक जो साला दर्पण अपडेट है इसके अंदर ग्रीन शीट के अंदर आपकी संपूर्ण कक्षा के जो डाटा है वो ग्रीन शीट के रूप में अवेलेबल हो गए हैं। ये ही आपको आगे चेक कराने हैं या जहाँ पर भी पेश करना है, विद्यालय के अंदर रिकॉर्ड के रूप में रखना है, वो सब ये ग्रीन शीट के रूप में रखना है। और जो विद्यार्थी को देना है वो विद्यार्थी को उन मार्कशीट जो आप डाउनलोड करोगे वो मार्कशीट विद्यार्थियों को दी जाएगी और ये सब PDF के रूप में आपके प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का। यहाँ पर जैसे ही आप प्रिंट पे ऑप्शन क्लिक करोगे, जैसे ही आपने प्रिंट पे क्लिक किया तो इस प्रकार की PDF आपके सामने ये प्रिंट के लिए शो हो जाएगी। आप इसको प्रिंट कर लीजिए और PDF के अंदर सेव करके भी आप रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं। तो ये जानकारी थी जो आप तक पहुंचानी थी, अति महत्वपूर्ण जानकारी थी रिजल्ट के संदर्भ में। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और नई जानकारी के लिए हम आपके सामने फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।